G20 से पहले मैं आपके राज्य की त्रासदी पर आपसे कुछ बातें समझना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी त्रासदी कभी देखी नहीं थी हिमाचल प्रदेश ने। बहुत सारे पहाड़ी राज्यों के सामने चुनौतियाँ आती थी, खासकर जैसे अभी उत्तराखंड मुख्यमंत्री गए, वहाँ पर बहुत दुखद त्रासदियाँ ऐसी झेली उसने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार जो हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप अलग-अलग जगहों पर जाकर? देखिए, इस बार 2 आपदाएँ आई हैं। जी। पहली 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में हुआ। वो क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ। मनाली के पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ और बड़े-बड़े बोल्डर आए और उस समय 75,000 के करीब टूरिस्ट वहाँ फँसा हुआ था और 15,000 के करीब व्हीकल्स थी वहाँ। और जब आए तो पूरे रोड्स डिस्कनेक्ट हो गए। अब समस्या क्या थी उस समय कि क्लाउड बर्स्ट बहुत हो रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में और उस समय भी लैंडस्लाइड्स और कंटिन्यूटी जब बारिश हुई 48 आवर्स तक बारिश होती रही, कई जगह 60 आवर्स तक बारिश होती रही, जिसके कारण क्या हुआ कि पहाड़ दरकराने लगे। और शिमला में डेंस फॉरेस्ट है, एक पेड़ अपरूट होता है, अपने साथ स्लैश लेकर वो काफ़ी पेड्स को लेकर आ जाता है। पहले जो आपदा थी उसमें डेथ टोल कम थी, इसमें जब 13 से 16 अगस्त की है, इसमें डेथ टोल बहुत ज़्यादा हुई। अभी तक 80 के करीब डेथ हो चुकी है और ये सब चीज़ें चिंता का विषय है। लेकिन 3 पार्ट है इसमें। हिमाचल 3 पार्ट में बटा हुआ, बिग हिमालय, मिड हिमालय और प्लेन, जो पंजाब के साथ लगे हुए इलाके हैं। पहला कि स्पीति, एक लाहौल स्पीति हमारी वैली है, वहाँ कभी बारिश नहीं होती थी क्योंकि वहाँ तो रेत के पहाड़ है और जब तेज़ बारिश होगी तो रेत के पहाड़ बह जाएंगे। समझने की बात है कि क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। दूसरा पार्ट लैंडस्लाइड्स का है। जब पानी का रास्ता रुक जाए तो पानी अपना रास्ता खोजता है। पानी ने नीचे को आना है, वो मैन मेड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के मामले में भी हो सकता है। अब शिमला में जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं उसको मैंने 3 भागों में आइडेंटिफाई किया कि जो तो एडवांस स्टडी है, ये ब्रिटिशर्स काल में बनी हुई है और वहाँ कई समझौते भी हुए हैं। वहाँ से लैंडस्लाइड होता होता चला गया और पुरानी हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन है, वहाँ से नीचे होते हुए उसने पूरा एक पेड़ निकला और अपने साथ 10 पेड़ लेकर उस दिन शिव बॉडी मंदिर में हमारे पहुँच गया। इस महीने सावन मास का ये अंतिम सोमवार है। जल अभिषेक करने के लिए शिवलिंग में काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ हवन करवा रहे थे और एकदम 200 फुट में शव मिले हमें। अभी भी वो काम चल रहा है। तो जो मैन मेड है उसमें ड्रेनेज क्या है? अपने घर का मैंने पानी, चाहे बारिश का है चाहे किचन का है, वो निचली तरफ पहाड़ में डाल दिया, दूसरे के पड़ोसी के डाल दिया, पड़ोसी ने तीसरे के डाल दिया, कई पहाड़ के नीचे मकान नहीं बने तो पहाड़ में डाल दिया। अब पानी तो निकलेगा पहाड़ को, रिश्ता रिश्ता नीचे पहुंचेगा। और अप्रैल महीने से कंटिन्यूटी हिमाचल में बारिश हो रही है। पहाड़ गिले थे, जब पहाड़ में कंटिन्यूटी में बारिश हुई तो लैंडस्लाइड्स हुए। फिर जो नेशनल हाईवे है, हमारे 22,000 किलोमीटर रोड्स बने हैं। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, जब पेड़ कटिंग होती है तो जो उसका स्टेटा होता है उसको सेट होने के लिए समय लगता है और कम से कम हिल टेरेन में, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, कहीं भी कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लीजिए,
उसका जब पहाड़ कटता है तो 4 से 6 साल वो सेटल होने में लेता है, पर लैंडस्लाइड्स ज़्यादा नहीं होते। कुछ जगह इंजीनियरिंग फॉल्ट भी है। आप पहाड़ को 90 डिग्री में काटोगे, पहाड़ गिरेगा। पहाड़ काटने के लिए आपको स्लोप वाइज चलना पड़ेगा। हमारे कई लिंक रोड ऐसे हैं जो अभी भी सेफ है, बहुत बड़े लिंक है, लेकिन जब हमने पहाड़ को 90 डिग्री में काट दिया तो उससे नुकसान हुआ। और जो रिस्टोरेशन वर्क है, हमने 48 आवर्स में 75,000 टूरिस्ट को निकाला, 15,000 गाड़ियों को निकाला, इवन खाने का भी इंतज़ाम किया। आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी कि किसी होटल वाले ने नाजायज़ पैसे लिए। पानी की बोतल अगर 20 रुपए की थी तो लोगों ने 10 रुपए की दी। और आप कभी भी जाइए। मैं भी शिमला से होकर भी आई हाँ हूँ, जी। और जिस दिन ये आपदा आई थी उस समय कांगड़ा के क्षेत्र में मैं थी, किसी दूसरे शूट के लिए सर। लेकिन ये मैंने देखा कि जैसे ही मलबा आता है वहाँ पर काम पे लग जाते हैं ताकि वो बाधित ना हो सड़क, और एक वैकल्पिक सड़क कम से कम खुली रहे। आपने कहा कि नेशनल इसको कैलामिटी अनाउंस किया जाए, एक राष्ट्रीय आपदा कहा जाए। प्रधानमंत्री से बात हुई आपकी इस बारे में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुई, और फेडरल सिस्टम में ये हमारा दायित्व भी है। एक छोटी स्टेट जरूर है, लेकिन एक हमारी आवाज़ पहुंचाने का तरीका भी है। हमने उन सबसे बात की, लेकिन अभी कुछ केंद्र सरकार के नियम होते हैं, उन्होंने टीम भेजी है, असेसमेंट कर रही है, और हमें होप है कि इंटरिम रिलीफ हमें जल्दी मिलेगा। और इस संदर्भ में जो केंद्र सरकार के मंत्रीगण हैं उन्होंने भी हमसे बात की है। दूसरी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ये पहली आपदा है 50 साल में हमारे जीवन काल में। हम शिमला में पले हैं, शिमला में बड़े हैं, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस नुकसान में हिमाचल प्रदेश के किसी कोने से हाहाकार नहीं हुई। पानी के लिए हाहाकार नहीं हुई, कि लाइट के लिए हाहाकार नहीं। 48 घंटे के भीतर एक्स्ट्रा स्टाफ लगाकर हमने हिमाचल के लोगों को, टूरिस्टों को बिजली भी मुहैया करवाई, पानी भी मुहैया करवाया, और मोबाइल कनेक्टिविटी जहां हो सकती थी वो करवाई। आप देख रहे थे सड़क में से स्लैश उठाने वाले हमने 24/7 रखे। मंत्री क्या है, अधिकारी क्या है, जो भी हिमाचल की जनता है, वो सब एकजुटता का परिचय दे रही थी। यही सबसे बड़ी हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति है, और हिमाचल देवभूमि, ये मैं कहना चाह रहा था। एक मैं लोगों की बात आप तक पहुंचाना भी चाहूँगी, मुमकिन है आप तक पहुंची भी होगी। एक तो जो घरों में दरारें आई हैं, आप लोगों ने फ़ौरन मुआयना किया है और बताया है कौन से घर ख़तरे की जद में आ सकते हैं, तो घरों को खाली कर लिया जाए। उनमें से कुछ मोहल्ले ऐसे भी थे जहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएँ। इन चीज़ों के बारे में सरकार विचार कर रही है इस समय? नहीं, ऐसा है, इनिशियल स्टेज में तो उनको शेल्टर्स होम्स में रहना पड़ता है। एकदम किसी के घर में दरार आई, उसको 24 घंटे में शिफ्ट करना है। और ये जो अभी हमारा एक घटना हुई जिसमें 2 व्यक्ति लापरवाही की वजह से के हमने सब निकाल दिए थे। एक आदमी सिर्फ इसलिए चला गया कि मुझे अपने पैसे लेने हैं स्लाटर हाउस में, जो घर गिर रहा था, जो घर गिर रहा है ना, उसमें 2 आदमी और अपनी जान गंवा बैठे। तो कई घटनाएं लापरवाही की वजह से भी हुई है। पर मैंने रिलीफ मैनुअल होता है एक सरकार का, उसमें परिवर्तन कर दिया। पहले क्या होता था कि 10,000 रुपया मिलते थे, किसी के घर में सिल्ट आ गई, अगर घर का कोई भी पोर्शन हिल जाए तो 10,000 से ठीक नहीं होता हो। अगर किसी के घर में पानी भी भर जाए, सिल्ट आ जाए, तो पूरे घर का मलबा पूरे घर की तस्वीर को खराब कर देता है। हमने 10,000 से बढ़ाकर उसको 20 गुना, 5,000 से बढ़ाकर 20 गुना 1 लाख कर दिया। हमने रिलीफ सब जगह दिया। अब घर बनाने की बात है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं खुद मुआयना कर रहा हूँ। आंखों से देखी स्थिति कुछ और होती है और कागज़ में पड़ी हुई स्थिति कुछ और होती है। तो मैंने देखा हर जगह घर हमारे टूटे हैं। ये एक ही जगह नहीं है, कई जगह घर टूटे हैं, और कई जगह घर टूटने के कारण घरों में दरारें आ गई, रहने लायक नहीं है। उनके लिए हम स्पेशल पैकेज लाएंगे। हमारे जितने साधन हैं, जो हमारी क्षमता है, हर घर को बसाएंगे।
गरीब आदमी ने, आम आदमी ने एक घर एक एक पैसा जोड़कर बनाया होता है। अगर उसका घर टूट जाए तो उस घर को जोड़ने का काम सरकार का कर्तव्य भी है और राजधर्म भी है। हम इसको निभाएंगे। आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ है प्रदेश को और कितना समय आपके आकलन के अनुसार अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में लग जाएगा सर? अभी तक 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे, इसको चुनौती मानेंगे और हम लड़ाई की तरह नहीं लड़ेंगे, इसको हम युद्ध की तरह लड़ेंगे। 1 साल में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेस्ट बनाएंगे और हमने सभी स्टडी करने लगा दिए हैं। मैंने सबसे बात की है और टेम्परेरी अगर भगवान ने साथ दिया, क्योंकि बारिश होती रही तो काम में मुश्किल होती है, धूप पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम 1 महीने के अंदर सारे टूरिस्ट प्लेस खोल देंगे। और शिमला हमने कल 2-3 दिन पहले खोल दिया और भी टूरिस्ट प्लेस हम सब खोल देंगे। सवाल है कि बारिश जो है वो ख़त्म होती है, कब जाती है। बरसात जाती हुई बरसात भी नुकसान करती है। बुजुर्ग कहते थे ना कि अब बरसात जा रही है तो नुकसान करती है, तो ये जाती हुई बरसात भी हमको नुकसान करके गई। क्या सेब की फसल को कुछ प्रभाव पड़ा है? सेब की फसल इस बार पहले ही कम है, फ़र्क पड़ा है। जो लिंक रोड है वो टूट गए थे। अब किसान और बागवान ने साल में एक फसल कमानी है। 6,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है हमारी। एक बागवान साल भर उस पौधे को बच्चे की तरह पालता है, प्रूनिंग करता है, उसको खाद देता है, उसकी फसल मंडियों तक पहुँचे, उसकी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है और निश्चित तौर पर हमारा दावा है कि सारी फसल मंडियों तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस बार सेब का साइज़ छोटा है। जो पत्ते की एक बीमारी के कारण सेब बड़ा नहीं हो सका, उस पर भी हमने रेट बढ़ा दिया ताकि बागवान को नुकसान ना हो। तो 10.5 रुपये था, हमने 12 रुपये किलो स्पॉट प्राइस दे दिया कि 12 रुपये किलो सरकार आपसे घर में ही खरीद लेगी। एक तो उससे मार्केट बैलेंस रहेगी, मार्केट में किसान की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, बागवान की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। इस दृष्टि से भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। पर जो कुछ क्या ये मुश्किल होता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये निर्णय लेना कि जहाँ पर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए आबादी के प्रेशर उन संसाधनों पर टूरिस्टों की संख्या क्या नियंत्रित की जाए, नहीं की जाए, एक ऐसा प्रदेश और कुछ ऐसे शहर वहाँ पर जो अधिकांश पर्यटन पर ही मुख्य तौर पर, आर्थिक तौर पर निर्भर हों। ये मुश्किल आपके फैसले हैं जो आपको अब लेने होंगे? देखिए, टूरिज्म से हमें जीएसटी मिलता है और ओवर टूरिज्म की मैं कई बार सुनता हूँ कि ओवर टूरिज्म की ऐसी बात नहीं है। ओवर टूरिज्म के लिए सुविधाएं ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो, मोबाइल कनेक्टिविटी ना हो, सब चीज़ें। हमारा बजट टूरिज्म का पहले 5 करोड़ था, 50 करोड़ है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसको 3,000 करोड़ किया। अब टूरिस्ट को क्या चाहिए, टूरिज्म क्या चाहता है? हमारा पास स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा स्नो बाउंड एरिया है। मतलब स्विट्ज़रलैंड के पास इतना नहीं है, पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। उनसे अच्छा टेम्परेचर है। हम तो नॉर्दर्न इंडिया का हिमाचल प्रदेश लंग्स है। हमने पेड़ों पर बैन लगा रखा कटने पर। 68% हिमाचल की लैंड वन भूमि है। जितनी ऑक्सीजन आपको मिलती है ना, ये हिमाचल से मिलती है नॉर्दर्न इंडिया को। तो टूरिज्म को कैसे खर्च करना है, हमने हेलीपोर्ट से सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को अगले 2 साल में जोड़ना है। हमारे पास कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो हमने कांगड़ा वैली को में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना शुरू किया है। लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और उसको हमने टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाया है और हिमाचल को हम टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब टूरिज्म कैपिटल बनानी है तो सबसे पहले टूरिज्म में पानी की ज़रूरत होनी चाहिए।
वातावरण वैसा होना चाहिए। अब दिल्ली की एसी की दीवारों से निकलकर अगर वहाँ भी एसी में रहना है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? अगर वो जाए तो ये देख के आए कि फ्रेश होके आए। तो हमारी सरकार इससे भी दृष्टि से भी काम करे, क्योंकि कांगड़ा वैली में हमारे पास 100 किलोमीटर्स की वाटर बॉडीज़ है, टेम्परेचर 24 डिग्रीज़ है, 12 महीने की बर्फ़ उसके ग्लेशियर्स में हमारे पास है। तो अगर अच्छा एयरपोर्ट होगा तो अभी काफ़ी लोग वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो हम वहाँ टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। शिमला ब्रिटिशर्स काल से राजधानी रहा है तो वो वैसे ही डेवलप है, मनाली वैसे ही डेवलप है। तो हमारे नए स्पॉट्स बहुत हैं। अब क्या होता है कि सिटी की टूरिज़्म में जाना चाहते हैं लोग। अब मनाली चले गए तो मनाली के शहर के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, लेकिन अब गांव में बहुत ज़्यादा होम स्टे बन गए हैं। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हाँ, टूरिज्म के जरिए, सारी जगह के डिसेंट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार आबादी जाती है, भले आप उसको सुविधा देते हैं लेकिन वो दबाव डाल रही है वहाँ पर। जैसे अब हम मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर तक ट्रैक अगर जाना चाहते हैं तो दिन में निर्धारित है कि 150 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि आपके शरीर की भी जो गर्मी है वो भी उस वातावरण को वहाँ नुकसान पहुँचाती है। तो आपके हिसाब से अगर सेंट्रलाइज हो जाए टूरिज्म। डिसेंट्रलाइज तो हम कर ही रहे हैं जी। और टूरिस्टों को भी वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी में लाना पड़ेगा, एनफोर्स नहीं करना पड़ेगा कि नहीं ये स्पॉट आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ जाके आइए। जब एक बार टूरिस्ट जाके वहाँ पाएगा कि ये उससे अच्छा है तो वो टूरिज्म की कोई बात नहीं होगी, तो वो दूसरी तरफ तो आप फिलहाल वहाँ की परिस्थितियों के बावजूद आप लोगों को ये भरोसा दे सकते हैं कि आप बहुत जल्दी, जैसे ही मौसम ठीक होता है, आप राज्य को वापस अपने पैरों पर खड़ा और पटरी पर ला सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आज हमारा टारगेट है कि हमने अपना मनाली वाला रोड खोलना है, हम लाएंगे। और एक भी टूरिस्ट इस आपदा में अपनी जान नहीं गंवाई। किसी ने गंवाई होगी तो लापरवाही से गंवाई होगी। एक भी टूरिस्ट, चंद्रताल में मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता। एयरफोर्स ने इनएबिलिटी शो की फर्स्ट सॉर्टी के बाद कि हम वहाँ से इनको निकाल नहीं सकते, पुणे के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के चंद्रताल में। अब मैंने एयरफोर्स के पायलट से बात की, सॉर्टी में जो आए उनसे बात की, कहते कि हमारी लाइफ को कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ हेलीपैड नहीं है और एक्सीडेंट होगा। -4 डिग्री टेम्परेचर में 4 से 6 फुट बर्फ़ में हमारी सरकार ने 2 मंत्री भेजे जेसीबी में बैठाकर। जेसीबी में बैठा के भेजे। 14 किलोमीटर के रोड को खोलना था। होता क्या था कि उस 14 किलोमीटर में रोड ही नहीं रहा। या तो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, एयरलिफ्ट ने, एयरफोर्स से तो बड़ी कोई सेना नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ की कोई बात नहीं, जो टूरिस्ट लाएंगे वही नहीं बच पाएंगे, और जो हमारे भेड़ बकरी पालक वो बैठे हुए थे। अब फैसला किया हमने कि मंत्री जाएंगे। मैं सेटेलाइट फ़ोन था वहाँ, सेटेलाइट फ़ोन से मेरे साथ उन्होंने रात के 3 बजे कॉन्टैक्ट की कि हम पहुँच गए हैं, और उनको निकाला। 290 पर्यटक थे जिसमें सब थे। अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो मिसहैपनिंग हो सकती थी। खुशी के मारे उनको निकाला। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों में वहाँ झील थी, वहाँ के लोकल लोगों को इकट्ठा किया -4 डिग्री में। मैं खुद उन मंत्रियों को छोड़ने गया और सैटेलाइट से हम लगे रहे। कोई आपको उनके वीडियो क्लिप भी देंगे। तो टूरिस्ट को बचाना हमारी एक भावना भी है, हमारे मेहमान हैं, और ये हमारी संस्कृति भी है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि सरकार को एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। जिन लोगों को इससे पहले अनुभव रहा है उनसे भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। बारिश का क्या अनुभव होगा? अब पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहिए। वैसे आपने सवाल किया, मैं अभी राजनीति नहीं करना चाहता, पर आपका सवाल का जवाब देना मेरा दायित्व है। उन्होंने ये सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया, विधानसभा सत्र होता है, पूरा प्रशासनिक अमला विधानसभा सत्र की तैयारी में लग जाएगा, पूरी पुलिस विधानसभा सत्र की तैयारी में लग जाएगी। अब लोगों को बचाए, लोगों के लिए पानी की सुविधा दें, वो तो सब हमारे क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपदा से जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाना है। विधानसभा सत्र तो होना ही है, 10 दिन बाद हो जाएगा।
अब क्या डीसी से सवाल पूछना, डीसी को सड़क पर खड़ा होना है, एसपी को सड़क पर खड़ा होना है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पुलिस की हर जगह ड्यूटी लगानी है कि यहाँ 4 पुलिसकर्मी लगे। छोटा सा स्टेट है, 75 लाख की हमारी आबादी है, कितना बांटेंगे? तो उन्हें ये सवाल करना, विधानसभा सत्र होगा, विधानसभा सत्र में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन इस समय आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनको बचाने का हमारा दायित्व है। विधानसभा में तो आपने राजनीति करनी, हमने राजनीति करनी, आपने हमको बोलना दोषी, हमने आपको बोलना, वो होता रहेगा। लेकिन प्रशासनिक और पुलिस कर्मियों को इस समय अपना कर्तव्य करने दीजिए, उसके बाद विधानसभा सत्र भी बुलाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। सर, जब लोग इस तरह की आपदा से प्रभावित होते हैं, बहुत सारी बातें आपस में भी होती हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है। कोई कहता है कि ये 4 लेन हाईवे बन गया उस वजह से हो रहा है, कोई कहता है कि अनियंत्रित विकास हो रहा है, कोई कहता है बाहर से लोग आकर बस जा रहे हैं। क्या इन चीज़ों को, इस आपदा के एक बार आपका रेस्क्यू रिलीफ सब पूरा हो जाता है, फिर उन शहरों के विकास को एक नए नज़रिए से एक कहें कि पर्यावरण के अनुकूल विकास की दृष्टि से आप लोग आकलन करेंगे? देखिए, 4 लेन ने भी बनना है, सड़कों ने भी बनना है। 4 लेन कैसे बने? जब कालका से शिमला है रेलवे लाइन बरसरी थी, तो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने क्या कहा है, 103 टनल बनाई। इसमें कितनी बनाई? 103 टनल। क्यों बनाई? इसलिए कि पहाड़ कटेंगे, स्लैश आएगा, रेलवे लाइन रुक जाएगी। तो 4 लेन बनाने के लिए हमें टनलिंग पर जाना पड़ेगा। अगर हम टनलिंग में पहाड़ में जाते हैं, ये सोचते हैं कि टनलिंग की कॉस्ट ज़्यादा आएगी और हम पहाड़ काट के जाएं, तो उससे पहाड़ को भी नुकसान है, सेटल होने में टाइम लगेगा। 4 लेन हमारे कोई ज़्यादा 4 लेन नहीं बन रहे, हमारे तो 2 ही 4 लेन है। एक 4 लेन है सोलन से परवाणु, वो पता नहीं किस स्ट्रक्चर इंजीनियर ने पास किया, कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मैं तो NHI के वैसे बोलना नहीं चाहिए, आप भी चलिए, 30 कोई स्पीड में गाड़ी जा ही नहीं सकती, 4 लेन बना दिया उसी को काट के। कोई जगह स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, परमाणु सोलन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का भी डिफेक्ट हो जाता है। जब हमारी DPR बनती हो उस समय सेंसिबल तरीके से हमें टनलिंग पर जाना चाहिए। अंग्रेज ऐसे तो नहीं थे। और दूसरा जो आपने बोला कि अनियंत्रित भवनों का, इसमें एक बात ज़रूर है कि हमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पर जरूर जाना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि जहाँ हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसका स्टेटा हार्ड है कि नहीं है, फिर उसकी जो प्लिंथ लेवल है उसमें उतनी लोड बीरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। यानी कि जो पिलर गाड़ा, अगर उसकी स्ट्रेंथ ही 2 मंजिल की है और आप उसमें 4 मंजिल का लेंटर डाल दोगे तो गिरेगा। तो उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, जिस सचिवालय में मैं बैठता हूँ, फाउंडेशन पर 8 स्टोरी बिल्डिंग बनाई, एडवांस्ड स्टडी 8 स्टोरी है, और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग 9 स्टोरी है। हमारे इंजीनियर ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग 12 स्टोरी बनाई। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी थी। अब क्या होता है, जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आती है, जब आम आदमी के पास पैसा आता तो सोचता है एक घर बनाऊं अच्छा सा, और घर बना के वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नक्शा पास करवाया और उसके बाद उसने कहा कि इसको बनाइए। जब वो बनता है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि इस पिलर और इस लेंटर में कितनी स्ट्रेंथ है, हम उसको लागू करेंगे जिसके कारण उनके जीवन को खतरा ना हो। बड़े बड़े होटल बने हैं, 8-8, 10-10 स्टोरी बनाई है, उनकी इंजीनियरिंग वर्क्स अच्छा है। तो इसलिए हमारे इंजीनियरिंग वर्क में डिफेक्ट्स है, कुछ हमारे में भी डिफेक्ट है कि हम सोचते कि मेरा घर साफ रहे, दूसरे के घर में जाए। तो वो चीज़ों को भी हमें सोचना पड़ेगा कि पहाड़ में ड्रेनेज होना जरूरी है। ये समझाने की बात है, क्योंकि पहाड़ के पानी ने निकलना है। अगर उसके नाले चौक नहीं होंगे, नाला हम में नहीं घुसा, हम नालों में घुस गए, नदी हम में नहीं घुसी, हम नदी में घुस गए। नदी ने अपनी कोर्स बदलना ही है। अब मैं आपको कांगड़ा वैली की एक और बात बताना। लेकिन कांगड़ा वैली की आप बात बताएं उससे पहले, चूंकि आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, आपका एक बयान बहुत विवादों में आया अभी, जब आपने बिहारी आर्किटेक्ट्स करके, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से आया ये बयान। मैंने तो दिया ही नहीं। कोई वीडियो आपके पास? ये आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया मैं है। तो दिया ही नहीं। ये तो एक अखबार ने, एक चर्चा हुई कि मैंने इनको पैसे दिए कि यार मेरा मकान बना देना। हाँ।
इस मकान को मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उसने देखा नहीं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग देखे, उसने फटाफट मकान मार के अपने पैसे लिए और चला गया। वो ना बिहारी और हिमाचली कोई भी ठेकेदार हो सकता है। आपने किसी क्षेत्र विशेष ये को नहीं, नहीं बोला। मैंने तो ये मेरे तो आपके पता नहीं कितने न्यूज़ चैनल आगे बिहार, मैंने तो कभी ऐसे बात की नहीं है। और जो कांगड़ा में अभी हमारे को बाढ़ का सामना करना पड़ा, वो बीबीएमबी के कारण करना पड़ा है, जिसके कारण पंजाब को भी नुकसान हो रहा है। जो अभी पंजाब में हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि बांध से जो पानी छोड़ा गया है वो 50,000 क्यूसिक छोड़ना था, छोड़ दिया 1.5 लाख। नदी ने रास्ता बदला, 1.5 लाख से नदी ने रास्ता बदला। हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र है, इंदौरा जो पंजाब के साथ, फतेहपुर, और पंजाब में बह गए। पंजाब में आज उसी के कारण नुकसान हो रहा है। जब डैम से पानी छोड़ते हैं, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो नुकसान होता है। G20 इस बार जब पूरे देश में के अलग अलग शहरों में उसका आयोजन हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला में एक बैठक हुई थी, आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों तक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की अगर बैठक दी गई तो उससे फ़ायदा हुआ, या फिर आपको ये केवल ऑप्टिक्स लग रहा है शायद? नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जब विदेश के लोग जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के खान पान को देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, तो देश को फ़ायदा होता है। अच्छा हुआ? अच्छा होता है। नहीं, आयोजन तो बहुत ही अच्छा था, धर्मशाला वाला भी, हर जगह जहाँ पर हुआ है। पर G20 ने इनको टोपी पहनाई तो उन्होंने बड़े गौर से देखी, हमारा कल्चर भी किया उनके पास। जी। अच्छा, जी। इससे फ़ायदा होगा, इससे पर्यटन का भी, एक तो ये भी, और दूसरा पर्यटकों का विश्वास वापस होना। जैसे जब आप कुछ तस्वीरें देख लेते हैं टीवी पर और वो तस्वीरें बार बार दिखती हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है, पर उन लोगों को आप क्या विश्वास इस समय दे पाएंगे? देखिए, हादसे सभी दर्दनाक होते हैं, भयावह होते हैं, डरावने होते हैं, लेकिन सीख तो हमने लेनी है। जीवन तो उसने जीना है जो वर्तमान में रह रहे हैं, और भविष्य की पीढ़ी को अच्छा करके देना है। अतीत तो चला गया, तो हमको इनसे सबक सीखना है। अब जैसे मैं एक शिव मंदिर में गया, मैं खुद गया, लेंटर पर मैंने देखा, तो मैं देख रहा था कि एक कमी थी कि अगर हमारे पास बड़ी क्रेन होती तो हम पूरा लेंटर उठाकर दूसरी जगह रख सकते थे। तो हमने सीख ली, हमारे पास क्रेन ही नहीं थी बड़ी। आर्मी बुलाई हमने, आईटीबीपी बुलाया, एनडीआरएफ बुलाई, लेकिन अभी तक अभी शव नहीं निकाले गए, क्योंकि छोटी क्रेन और बड़ी क्रेन से फटाफट निकाला जा सकता है। तो हम सीख रहे हैं, गलतियां हुई है, और इंसान गलती का पुतला है। जो भी सरकारों में रहते हैं गलतियां होती है, सुधार भी होता है। ये जीवांत लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण भी है कि हमारी यहाँ सरकारें बदलती है, सरकारें आती है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और रेस्क्यू अभी चलेगा? चल रहा है, और उसमें अभी 10-12 शव और रहने की उम्मीद है, मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के इन मुश्किल हालात में मुझे लगता है कि पूरा देश, हम जैसा कहते हैं ना कि जब किसी भी हिल स्टेशन को आप पहली बार पहचानते हैं, शिमला उसमें ज़रूर रहता है। सबके घर में एक तस्वीर ज़रूर होती है, जो परिवार की छुट्टियां शिमला के साथ सबको याद रह जाती हैं। क्या शिमला शहर, उस पर अभी भी संकट बना हुआ है? जिस जगह पर शिमला समझौते पे दस्तखत हुए थे, मेरा ख्याल है उस बिल्डिंग को भी बताया जा रहा है कि वो ख़तरे में हो सकती है। ये रेस्टोरेशन का काम होगा या कैसे करेंगे आप लोग? नहीं, जो एडवांस स्टडी था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो का 1971 का समझौता, उसमें हुआ था, वो और बिल्डिंग ठीक होगी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, उसको बचाएंगे। लेकिन वो पहाड़ के टॉप पर है, नुकसान कहाँ हुआ? बॉटम से थोड़ा ऊपर, वो नीचे से चलते चलते आ गया, सारा नीचे तक आ गया। और जो डेड बॉडी मिली है वो कोई 200 मीटर दूर मिल रही है। और ऐसी कुछ चीज़ों को मैं बयान नहीं करना चाहता कि कैसी कैसी बॉडीज़ हमें मिली है। और लेकिन एडवांस स्टडी हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, सचिवालय हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी है। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये जो नुकसान हुआ है, जहाँ ये बिल्डिंगें गिरी है, ये बिल्डिंगें वहाँ गिरी है
जहाँ मुझे कुछ लगता है कि वहाँ टाउन एंड कंट्री बनाने के नियमों में कि कहीं अवहेलना हुई है, जो मुझे लगता है। और इंजीनियरिंग का कोई उसमें सहारा नहीं लिया। कई बार गरीब आदमी क्या करता है कि चुनता रहता है, एक लेंटर में दूसरा लेंटर डाल देता है, तीसरा समीक्षा करेंगे आप लोग इसके नहीं, बाद? समीक्षा करके ऑर्डर दे दिए गए हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जरूरी है, ड्रेनेज का प्रबंध करना जरूरी है। और शिमला शहर अब ओवर क्राउडेड है, अब बहुत ज़्यादा वहाँ हो गया। हम आउटर एक नया 75 साल हम एक नया शहर बनाने की सोच रहे हैं कि 75 साल से हमारा जो हिल स्टेशन है उसकी जगह नया शहर बनाना है। उस बारे में हमारी वार्तालाप हो रही है। तो उसमें बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छा रहे, टूरिस्ट बहुत तादाद में आए, अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी तो वहाँ बिताए आराम से, ताकि उन्हें अच्छी लाइफ भी मिले। और हम उस दृष्टि से काम भी कर रहे हैं। ओल्ड एज होम रिजॉर्ट बना रहे हैं, बुजुर्गों के लिए अलग से रिजॉर्ट बना रहे हैं जहाँ उनको सब सुविधा मिले, सारी बाग मिले। अभी किस पर काम चल रहा है। पूरे देश की प्रार्थनाओं में हिमाचल प्रदेश है। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।